ये सब कुछ शुरू होता है सिंपल से सवाल से, अगर कोई चीज इतनी हैवी हो तो क्या वो लाइट को बेंड कर सकती है या क्या वो लाइट को रोक सकती है। साइंटिस्ट को लगता था कि शायद ऐसे डार्क ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन वो श्योर नहीं थे। लेकिन अब इमेजिन करो, अगर कोई स्टार अर्थ से लाखों टाइम्स हैवी हो तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। एंड ब्रो, दैट्स द फर्स्ट टेस्ट ऑफ ब्लैक होल। एक स्टार जो बने ही लाइट को शाइन करने के लिए है, एंड में वो शाइन करना ही बंद कर देते हैं और तब वो एक ब्लैक होल बन जाते हैं। ओके, सो वेलकम टू द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल्स पार्ट 2। लेकिन पार्ट 2 को शुरू करने से पहले ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ मिथ्स को क्लियर कर लेते हैं। मिथ नंबर 1, ब्लैक होल्स वैक्यूम क्लीनर होते हैं, बट रियलिटी में ब्लैक होल्स वैक्यूम क्लीनर नहीं होते। अ ब्लैक होल अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली द सेम वे अ स्टार ऑफ सेम मास अट्रैक्ट्स। अगर हमारे सोलर सिस्टम में सन को रिप्लेस कर दो एक ब्लैक होल से जिसका मास सन के बराबर ही है, तो हमारी अर्थ इंस्टेंटली सक नहीं होगी, हमारी अर्थ अभी भी अपने ऑर्बिट में ही रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्टेंस। बस फर्क इतना होगा कि हमारी अर्थ हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी एंड विल फ्रीज, बट वी वॉन्ट बी सक्ड। सो ब्लैक होल्स पुलिंग एवरीथिंग इज अ लाई। They don't chase, they don't hunt, they don't roam like a predators, they just exist. मिथ नंबर 2, हमारी अर्थ हमेशा के लिए सेफ है। यस, हमारी अर्थ सेफ है, बट हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि हमारे सबसे पास का ब्लैक होल भी पास नहीं है, वो मिलियंस ऑफ बिलियंस किलोमीटर्स दूर है। और रही बात मिल्की वे के सेंटर के ब्लैक होल की, वो भी बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में गैलेक्सीज कोलाइड होंगी, जिसके साथ साथ प्लैनेट्स और स्टार्स के ऑर्बिट्स भी बदलेंगे, और हो सकता है कि तब कोई ब्लैक होल हमारे प्लैनेट के इतने पास आ जाए कि। मिथ नंबर 3, ब्लैक होल्स आर पोर्टल्स टू अदर यूनिवर्स। देखो, वर्महोल एक पोर्टल की तरह काम करता है, लेकिन वर्महोल अभी भी एक सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, और जब वर्महोल ही कॉन्सेप्ट है तो ब्लैक होल से वर्महोल का कनेक्ट होना ये भी थ्योरेटिकल ही है। सो ब्लैक होल के अंदर एंटर करने से आप किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाओगे, ये गारंटेड नहीं है। ये सब मूवीज में तो पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो आप एटम बाय एटम क्रश हो जाओगे, जिसे साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। वेल, ब्लैक होल के अंदर क्या है और अगर आप ब्लैक होल के अंदर जंप करते हो तो आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हो तो आप उसको जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिथ नंबर 4, ब्लैक होल के अंदर कूदने से आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। देखो, टाइम ट्रैवल का तो नहीं पता, लेकिन टाइम डायलेशन पॉसिबल है, जिसको मैं आगे डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ब्लैक होल के अंदर कूदने से आपका टाइम स्लो हो सकता है, लेकिन उस स्लो टाइम को एक्सपीरियंस करने के लिए आप जिंदा ही नहीं बचोगे। तो ब्लैक होल की सभी इंपॉर्टेंट और फेमस मिथ्स के बारे में आप जान गए। अब आप ये समझ लो कि आगे जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये सिर्फ ब्लैक होल की नहीं बल्कि यूनिवर्स के इवोल्यूशन की स्टोरी है। देखो, पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे स्टार्स के फटने से ब्लैक होल का जन्म होता है, लेकिन इस पार्ट में हम ब्लैक होल के अंदर घुस के देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ब्लैक होल को समझना कोई नॉर्मल साइंस नहीं है, ये वो साइंस है जहाँ पर हमारे ब्रेन के कॉमन सेंस का मर्डर हो जाता है, क्योंकि ब्लैक होल के पास स्पेस स्ट्रेट नहीं रहता, टाइम नॉर्मल नहीं चलता, लाइट भी ओबे नहीं करती, और सबसे डेंजरस पार्ट, वंस यू क्रॉस द इवेंट होराइजन देयर इज नो कमिंग बैक। सबसे पहले ब्लैक होल को इमेजिन करना बंद करो, क्योंकि ब्लैक होल कोई होल नहीं है। ब्लैक होल एक जगह है, एक प्लेस है, एक रीजन है, एक जोन है, जहाँ पर ग्रेविटी का लेवल इतना ज्यादा एक्सट्रीम है कि लाइट के पार्टिकल्स भी वहां से एस्केप नहीं कर पाते। यानी एक ऐसी रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ की एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। और इस रीजन के भी 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये ब्लैक होल का बॉर्डर है, लेकिन ये बॉर्डर वॉल जैसा नहीं होता, ये एक इनविजिबल लाइन होती है, एक ऐसी बाउंड्री जिसे क्रॉस करने के बाद तुम्हारा जो एस्केप करने का ऑप्शन है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ये एक 1 वे गेट है, यानी कि तुम इसके अंदर जा सकते हो लेकिन बाहर नहीं आ सकते। और सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट ये है कि ब्लैक होल के अंदर एंटर करने के बाद तुम इंस्टेंटली कुछ भी फील नहीं करोगे। नो सडन शॉक, नो मैजिकल बैरियर, बस तुम क्रॉस कर जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम अब ऑफिशियली डेड हो चुके हो। बिकॉज ब्लैक होल के अंदर डेथ का मेन रीजन पुलिंग नहीं होता, डेथ का मेन रीजन होता है स्पैगेटिफिकेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ब्लैक होल तुम्हें एटम बाय एटम स्ट्रेच कर देता है। ब्लैक होल के अंदर दूसरा सबसे मेन रीजन होता है सिंगुलैरिटी, एक ऐसी जगह जहाँ पर साइंस के सभी रूल्स फेल हो जाते हैं, एक पॉइंट जहाँ पर इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट ग्रेविटी और इनफाइनाइट कर्वेचर है। लेकिन ब्रो, इनफाइनाइट चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करें ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है कि हमारी फिजिक्स यहाँ पर फेल हो गई। तीसरा एक बहुत ही मेन पार्ट है ब्लैक होल का, जिसे कहते हैं एग्रेशन डिस्क, एक हॉट मैटर की एक ग्लोइंग रिंग, और यही वो पार्ट है जिसे अक्सर लोग ब्लैक होल समझ लेते हैं। एग्रेशन डिस्क ब्लैक होल का कोई बॉडी पार्ट नहीं होता, ये वो गैस और मैटर होता है जो ब्लैक होल के अराउंड घूम रहा होता है, जहाँ पर मैटर स्पिन कर रहा होता है और फ्रिक्शन से हीट क्रिएट होती है, इतनी हीट कि वो मैटर को लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकती है।
तो ब्लैक होल भले ही खुद इनविजिबल है, लेकिन उसके आसपास घूमने वाला मैटर यूनिवर्स के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट में से एक होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ब्लैक होल के आसपास चलने वाले टाइम की, जो कि इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ब्लैक होल के आसपास टाइम वो नहीं चलता जो हमारी अर्थ पर चलता है। इनफैक्ट ब्लैक होल के पास तो कुछ ऐसे रीजन्स भी होते हैं जहाँ पर टाइम इतना स्लो है जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स की एज सिर्फ 6 दिन की हो या फिर 7 दिन की हो, जबकि हमारी अर्थ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स की है। अब देखो, ये सुनने में साइंस फिक्शन लग रहा है, लेकिन ये एकदम रियल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं टाइम डायलेशन। बाय द वे, टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर रेगुलरली शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, तुम चाहो तो फॉलो कर सकते हो। देखो, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जिस रीजन या फिर जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जितनी ज्यादा हो वहां पर टाइम उतना स्लो हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी एक्सट्रीमली हाई होती है, इसी वजह से वहां पर टाइम बहुत स्लो बीतता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने इंटरस्टेलर मूवी के अंदर देखा होगा, जहां पर मिलर्स प्लेनेट, जो कि गार्गेंचो नाम के ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा था, वहां पर बिता हुआ सिर्फ 1 घंटा अर्थ के अकॉर्डिंग 7 साल के बराबर था। अब टाइम डायलेशन को लेकर एक और पैराडॉक्स है जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर वर्सेस फॉलिंग एस्ट्रोनॉट। अब इमेजिन करो, एक एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल की तरफ जा रहा है और तुम एक सेफ डिस्टेंस पे खड़े होकर दूर से देख रहे हो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे वो एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जाएगा, वो स्लो होता जाएगा और एक पॉइंट पे आके तुम्हें लगेगा कि वो एक जगह पर फ्रीज हो गया है, लाइक टाइम लिटरली स्टॉप्ड फॉर हिम। लेकिन उस एस्ट्रोनॉट के पर्सपेक्टिव से टाइम बिल्कुल नॉर्मल है, वो सिंपली ब्लैक होल में फॉल कर रहा है। उसके लिए टाइम बहुत ही नॉर्मल चलेगा। वो इवेंट होराइजन को क्रॉस करेगा और उसे लगेगा जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। और इस पॉइंट पर आकर तुम समझ जाओगे कि टाइम यूनिवर्सल नहीं है। टाइम तुम्हारी लोकेशन पे डिपेंड करता है, टाइम ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, टाइम स्पीड पर डिपेंड करता है। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ब्लैक होल की रियल साइंस समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो ग्रेविटी को एज अ फोर्स समझना बंद करना पड़ेगा। यस, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, इट्स एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग स्पेस टाइम। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है जो ऑब्जेक्ट को पुल करती है। ग्रेविटी एक्चुअली स्पेस टाइम का कर्वेचर है। मतलब स्पेस और टाइम एक फैब्रिक की तरह है और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उस फैब्रिक पे वेट की तरह है। हैवी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ज्यादा बेंड, लाइट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लाइट बेंड। और ब्लैक होल इज इक्वल टू एक्सट्रीम बेंड। वो बेंड इतना एक्सट्रीम होता है कि स्पेस टाइम लिटरली कोलैप्स हो जाता है। अब अगर मैं तुम्हें से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये समझो कि स्पेस और टाइम एक फैब्रिक की तरह है और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मास की वजह से उस फैब्रिक में बेंड क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से लाइट या फिर टाइम को वहां से बेंड होके जाना पड़ता है। और यही है ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी बस उस स्पेस टाइम में आए बेंड का इफेक्ट है। अब यहाँ पर लोग यूजुअली पूछते हैं कि ब्लैक होल से जब लाइट बाहर ही नहीं आती तो हम ब्लैक होल को देखते कैसे हैं, हम ये कंफर्म कैसे करते हैं कि यहाँ पर ब्लैक होल है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, वी डोंट सी ब्लैक होल, वी ओनली सी इट्स इम्पैक्ट। ब्लैक होल को देखना ऐसा है जैसे हम किसी हवा को देखना चाहते हो। तुम हवा को देख नहीं सकते, हवा को सिर्फ फील कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, यानी कि वहां पर हवा चल रही है। सेम गोज विद ब्लैक होल। अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस में स्टार किसी इनविजिबल चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर उन स्टार्स का ऑर्बिट डिस्टॉर्ट हो रहा है, या फिर वो स्टार्स पूरी तरह से डिसअपेयर हो रहे हैं, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर कुछ मॉन्स्टरस है, यानी कि वहां पर एक ब्लैक होल है। तो इमेज में जो ये डार्क सर्कल होता है वो ब्लैक होल नहीं, वो ब्लैक होल का शैडो होता है। शैडो यानी एक रीजन जहाँ पर लाइट मिसिंग है, बिकॉज ग्रेविटी लाइट को बेंड कर रही है। और इसी वजह से अर्थ से किसी टेलीस्कोप की मदद से एक ब्लैक होल को देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने अर्थ के अलग अलग कॉर्नर्स में रेडियो टेलीस्कोप्स को कनेक्ट किया और एक प्लेनेट साइज टेलीस्कोप जैसा नेटवर्क बना दिया। एंड दैट नेटवर्क इज कॉल्ड इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। एंड फाइनली 2019 में ह्यूमैनिटी में एक हिस्टोरिक मोमेंट आया, एक ब्लरी रिंग और उसके सेंटर में डार्कनेस। एंड दैट वाज द फर्स्ट रियल इमेज ऑफ अ ब्लैक होल। M87 एक गैलेक्सी है और उसके सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 250 साल पुराना है और फाइनली 2019 में हमने इसकी एक रियल इमेज ले ही ली। एंड दैट्स द पावर ऑफ इक्वेशंस, दैट्स द पावर ऑफ थ्योरीज, दैट्स द पावर ऑफ साइंस एंड दैट्स द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, सो ये था हिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल का पार्ट 2। पार्ट 3 अभी आना बाकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होने वाला है। लेकिन अगर आपको पार्ट 2 पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे पार्ट 3 में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।